हेलो एवरीवन, श्री आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि श्री आईएएस एकेडमी ने हिस्ट्री ऑप्शनल बैक ईयर आंसर फ्रेमिंग सीरीज की शुरुआत की है, जिसमें ऑलरेडी हमारे 13 पार्ट आ चुके हैं। ये हमारा पार्ट 14 है। इसमें हम देखेंगे कि यूपीएससी ने 2014 में किस प्रकार का प्रश्न पूछा और उसे आपको किस तरीके से लिखना है। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये प्रश्न इतिहास वैकल्पिक विषय प्राचीन भारत का है। 2014 में पूछा गया 20 मार्क्स का, अर्थात 300 शब्दों में। तो सबसे पहले हम प्रश्न को पढ़ेंगे, उसे इनकोड करेंगे और फिर देखेंगे कि वास्तव में इसे कैसे लिखना है। आपका प्रश्न है, अलबरूनी की किताब उल हिंद का भारतीय इतिहास के एक स्रोत के रूप में मूल्यांकन कीजिए। काफ़ी अच्छा प्रश्न है। अच्छा इसलिए नहीं कि ये अलबरूनी की किताब उल हिंद के बारे में पूछा गया है, अच्छा इसलिए है क्योंकि इसने इतिहास के एक स्रोत के रूप में मूल्यांकन को लेकर पूछा है। ऐसा क्यों मैं कह रहा हूँ? ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आज आप इस प्रश्न को ही नहीं समझेंगे, बल्कि इस प्रश्न के इतर जितने भी अन्य पुस्तकीय स्रोतों को मूल्यांकित करना होता है, उन मूल्यांकित करते वक्त हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए किसी भी पुस्तक, किसी भी ग्रंथ को लेकर, उससे संबंधित जानकारी आपको मिल सकेगी। और ये जानकारी आपके लिए न केवल मेंस में आंसर राइटिंग के लिए इम्पोर्टेंट है, बल्कि जब आप इंटरव्यू के पैनल में सामने होंगे तो आपसे ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि आखिरकार इतिहास के एक स्रोत के रूप में आपको किन किन बातों का ध्यान रखना पड़ता है किसी भी पुस्तक की रचना करते वक्त। क्लियर? तो वो 7 पॉइंट्स कौन से हैं, उन पॉइंट्स अगर आपको पता हैं तो न केवल आप अलबरूनी की किताब उल हिंद, न केवल आप कल्हड़ की राज तरंगड़ी, न केवल आप बाबरनामा, न केवल आप मिन्हाज उस सिराज, न केवल आप कई सारी ऐसी पुस्तकें, चाहे अमीर खुसरो हों, किसी की भी, आप उनका अध्ययन कर सकते हो। क्लियर? और उनके आधार पे आप बता सकते हो कि हम इनको इतिहास के कितना करीब या कितना दूर मानते हैं। क्लियर? तो चलिए देखते हैं, इसको इनकोड करते हैं। इनकोड करने से पहले एक बात और, ऑलरेडी हमने इसे अपनी आंसर राइटिंग की सीरीज में काफ़ी अच्छे से डिस्कस कर लिया है, बट आपको पता हो कि वहाँ पर हमने आपको आंसर फ्रेम रिटेन में लिखकर नहीं दिया था, इसलिए हमने इस प्रश्न को फिर यहाँ पे डिस्कस किया। क्लियर? तो देखिए, प्रश्न है, अलबरूनी की किताब उल हिंद। क्लियर? ये दो बातें क्लियर हो गई कि अलबरूनी नाम का एक व्यक्ति है और उसकी एक पुस्तक है किताब उल हिंद। उसका भारतीय इतिहास के स्रोत के रूप में आपको ये भी जानकारी दे दी गई है कि आपको केवल भारतीय इतिहास के स्रोत के रूप में मूल्यांकन करना है, ना कि आपको अरबों के इतिहास के बारे में, ना कि आपको उस समय के मध्य एशिया के बारे में इसकी कोई जानकारी आपको नहीं देनी है। और जब आपको इसकी कोई जानकारी नहीं देनी है तो आप अलबरूनी के व्यक्तिगत जीवन से इस प्रश्न का उत्तर नहीं शुरू करेंगे। क्लियर? अब बात आती है कि हम इसको लिखेंगे कैसे। तो जैसा कि आपको पता है कि सामान्य परिचय हम ये बता देंगे कि अलबरूनी की किताब क्या थी, अर्थात W5H1 थ्योरी का उपयोग करते हुए कि इसमें कितने अध्याय थे, किस भाषा में लिखी गई थी, और उन भाषा के साथ साथ उसकी शैली का जो प्रवचन था वो कैसा था। क्लियर? और जब हम इतनी बातें बता देंगे, फिर हम बताएंगे कि जब हम किसी पुस्तक को इतिहास के स्रोत के रूप में देखते हैं तो वास्तव में हम उसमें क्या क्या देखते हैं, और जब देखते हैं तो उसका मूल्यांकन हम सकारात्मक और नकारात्मक रूप से कैसे करते हैं। क्लियर? तो ये जो मैं फ्रेम आपको बताने जा रहा हूँ, आप में से कई सारे एस्पायरेंट्स की डिमांड रहती है कि सर आप हमें हर एक टॉपिक का फ्रेम दे दीजिए कि समाज में क्या आएगा, राजनीति में क्या आएगा, धर्म में क्या आएगा, विज्ञान में क्या आएगा। तो आप लोग बिल्कुल भी चिंतित मत हों। हम जब आपके साथ 1 मार्च से शुरू करेंगे अपनी तैयारी हिस्ट्री ऑप्शनल की, तो आपको सभी प्रश्नों के उत्तर ऐसे ही फ्रेम में मिलेंगे। न केवल आपको हर एक टॉपिक का प्रश्न मिलेगा उत्तर फ्रेम में, बल्कि आपको पिछले 25 वर्षों के हर एक प्रश्न को हम फ्रेमिंग में ही गढ़ देंगे, ताकि आप केवल हमसे कहानी सुने और उस कहानी के आधार पर अपने उत्तर को गढ़ लें, और गढ़ने के बाद आप हमसे चेक कराएं और फिर हम आपको एक और अच्छा उसका फ्रेम प्रोवाइड करें। क्लियर? यानी कि हम आपको बेहतर से बेहतर बनाएं,
समझ गए? तो आप बिल्कुल भी अभी चिंतित मत हो, हम वहाँ आपको ऐसे फ्रेम ही प्रोवाइड कराएंगे। क्लियर? फिर आता है कि इतिहास के स्रोत के रूप में हम वो 7 कौन से क्वालिटीज़ हैं जिनके आधार पे हम किसी भी पुस्तक को कहते हैं कि वो ऐतिहासिक स्रोत के काफ़ी नज़दीक है। तो एक तो है तिथि बोध, अर्थात जो पुस्तक लिखी गई उस पुस्तक में तिथियों का कितना समावेश है। तिथियों का मतलब तारीख का, काल का। अर्थात अगर काल का बोध है तो ये पता चल जाता है कि ये किस राजा से किस राजवंश की बात कर रहा है। दूसरा, क्षेत्रबोध। क्षेत्रबोध का मतलब कि क्या उत्तर भारत के बारे में लिखा गया है या दक्षिण भारत के बारे में लिखा गया, क्या केवल भारत के बारे में लिखा गया या वैदेशिक संपर्कों के बारे में लिखा गया, ये चीज़। वंशानुक्रम, अर्थात जिस राजवंश की बात की जा रही है क्या उस राजवंश के किसी एक राजा की बात की जा रही है या उस राजवंश के राजाओं के पुत्रों की भी बात की जा रही, और उन पुत्रों की जो बात की जा रही है उसमें कितना तथ्य है, कितना तर्क है और कितना निष्कर्ष है। अर्थात उनकी जो बातें हैं वो कितनी गुथी हुई हैं, कपोल कल्पना पे आधारित नहीं है या किंवदंतियों का शिकार तो नहीं है। क्लियर? चौथा है कि पूर्वाग्रह रहित जानकारी। शायद ये पांचवा है, मैंने गलती से बोल दिया। हाँ, ये पांचवा है, पूर्वाग्रह रहित जानकारी। अर्थात देखिए यहाँ पे ये जो वर्ड है ना, पूर्वाग्रह रहित, वास्तव में कोई भी इतिहासकार पूरी तरीके से पूर्वाग्रह रहित नहीं हो पाता, लेकिन उससे ये उम्मीद की जाती है कि जहाँ तक संभव हो सके वहाँ तक वो पूर्वाग्रह रहित रहे। क्लियर? अर्थात उसमें पूर्वाग्रह का किसी भी प्रकार का आक्षेप शामिल ना हो। ऐसा क्यों? जैसे महमूद गजनवी के टाइम पीरियड पे अगर अलबरूनी लिखता है कि महमूद गजनवी ऐसा शासक था, महमूद गजनवी वैसा शासक था, या फिर अपने अरब को भारत से बेहतर बताता है, तो यहाँ पे हम समझ जाते हैं कि अच्छा इसके अंदर पूर्वाग्रह है। वास्तव में ये भारत को उस चश्मे से नहीं देख रहा है जिस चश्मे से निष्पक्ष होकर देखना चाहिए। और ये समस्या न केवल अलबरूनी की है बल्कि वर्तमान भारतीय समाज की भी है। क्लियर? कभी हम एथिक्स में डिस्कस करेंगे पूर्वाग्रह से संबंधित। फिर है छठा, अभिजात वर्ग के वर्णन की सीमा। अर्थात कई बार क्या होता है कि जब कोई ऐतिहासिक कृति की रचना की जाती है तो उस कृति में केवल विशेष वर्गों को ही तरजीह दी जाती है, और जब विशेष वर्गों को तरजीह दी जाती है तो बाकी के जो वर्ग हैं वो अपने आप को हाशिए का शिकार पाते हैं या अपने आप को उसमें नगण्यता की भूमि दर्शाते हैं। क्लियर? अर्थात उनका कम से कम समावेश होता है, जिससे हम उस काल की, उस समय की, उस राजनीति की सामाजिक दशा का अच्छे से वर्णन नहीं कर पाते। क्लियर? फिर है सीमित दायरा ना होना। अर्थात कई बार जब इतिहासकार इतिहास लिखता है तो या तो वो किसी राजवंश की चाकरी के आधार पे होता है या किसी केवल उसी राजवंश की सीमाओं से सीमित होता है, उसके बाहर की घटनाओं का उल्लेख नहीं होता। और जब तक उसके बाहर के राजवंश की, उसके बाहर की राजनीति की घटनाओं का उल्लेख नहीं होता, तब तक हम ये नहीं समझ पाते कि वास्तव में स्थितियां कैसी थीं, वास्तव में परिस्थितियां कैसी थीं, जिस कारण राजनीतिक शून्यता को प्राप्त होने के बाद यहाँ पर एक राजवंश की स्थापना हुई। जैसे जब आप बाबरनामा पढ़ते हो तो अब आपको पढ़नी नहीं है बाबरनामा, आप चिंतित मत हो, हम लोगों ने पढ़ी रखी है। ठीक है? तो आपको ऐसी कोई टेंशन नहीं होगी, और उसके जो इम्पोर्टेंट पेजेस होंगे वो हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो आप जब बाबरनामा पढ़ते हो तो अकबर उसमें क्या कहता है, कृष्णदेव राय के बारे में बातचीत करता है कि हाँ उस समय विजयनगर साम्राज्य में एक ऐसा भी प्रतापी राजा था। अब इससे क्या पता चलता है कि मुगल टाइम पीरियड पे विजयनगर की स्थापना हो चुकी थी। समझ गए? हालांकि हमें अन्य कई सारे स्रोत मिलते हैं जिनसे हम हरिहर और बुक्का के बारे में जानकारी लेते हैं, लेकिन वो एक अच्छी जानकारी हो जाती है। अब हम देखते हैं किताबुल हिंद के बारे में। जब हमने अपने ये 7 पॉइंट्स देख लिए तो अब आपके माइंड में सांचे बन गए कि अच्छा तिथि बोध की हमें जानकारी चाहिए, पूर्वाग्रह रहित नहीं होना चाहिए, उसका क्षेत्र सीमित नहीं होना चाहिए, वंशानुक्रम होना चाहिए। ये सारे जब पॉइंट्स आपने देख लिए तो आपको पता है कि अब हमें इसी सांचे में किताबुल हिंद को पढ़ना है। तो आप बेसिक जानकारी दें कि ये अरबी भाषा में लिखा एक ग्रंथ है जिसमें 80 अध्याय हैं और लगभग सभी विषयों का इसमें समावेशन किया गया है। चाहे धर्म की बात हो, चाहे दर्शन की बात हो, चाहे त्योहारों की, चाहे खगोल विज्ञान की, चाहे सामाजिक जीवन की, या फिर कानून की। क्लियर?
और मज़े की बात यह है कि इनके जो अध्यायों की जो शैली है वो बेसिक तौर पर विशिष्ट है। विशिष्ट मतलब कि प्रत्येक अध्याय एक प्रश्न से प्रारंभ होता है। आप में से जिन लोगों ने महात्मा गांधी जी की हिंद स्वराज की किताब पढ़ी होगी, काफ़ी पतली पुस्तक है, तो आप देखेंगे कि उनकी पुस्तक में भी हर प्रश्न, हर जो अध्याय है वो एक प्रश्न से प्रारंभ होता है। वो खुद से प्रश्न करते हैं और खुद ही से उसका उत्तर देने का प्रयत्न करते हैं। ऐसे ही जब आप मिलिंद पन्नो देखोगे तो उसमें भी नागसेन और मिलिंद के मध्य प्रश्नों के आधार पर ही वाद हुआ है। तो वैसा ही इनका भी है, अलबरूनी साहब का। आपसे इंटरव्यू में ऐसा क्वेश्चन सिमिलर पूछ सकता है, तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि आप चीज़ों को लिंक करें। हो सकता है आपसे प्रश्न पूछ ले कि अलबरूनी की जो किताबुल हिंद है उसी की तरह अन्य भी कई कृतियां हैं, क्या आप उनका जिक्र कर सकते हैं? तो आप बता सकते हो कि मिलिंद पन्नो भी साहब है और आधुनिक भारत के संदर्भ में अगर हम देखें तो हिंद स्वराज भी है। क्लियर? अन्य संस्कृतियों की तुलना भी करता है। ऐसा नहीं है कि केवल ये इस्लामिक संस्कृत की बात करता है, ये सूफिज़्म की भी बात करता है। ये बताता है कि उस समय वैष्णव धारा, उस समय भक्ति की परंपरा, उस समय कैसे भारतीय धर्म के आडंबर में अपने आप को संलिप्त किए हुए थे, यानी कि उसकी नज़र में धर्म एक आडंबर था। क्लियर? फिर आप देखेंगे दृष्टिकोण इसका आलोचना के साथ साथ सुधारवादी था, अर्थात केवल ऐसा नहीं है कि ये क्रिटिसिज्म ही करता था बल्कि सजेशंस भी प्रोवाइड करता था। जैसे हम आपके जब उत्तर चेक करते हैं तो हम ना केवल आपका क्रिटिसिज्म भी करते हैं बल्कि आपको सजेशंस भी देते हैं। बिल्कुल ऐसी ही शैली इसकी थी। पूर्वाग्रह रहित था, अर्थात ये स्वयं कहता है कि मैं पूर्वाग्रह रहित होकर ये इतिहास लेखन कर रहा हूँ या ऐसी पुस्तक लिख रहा हूँ, ये सभी कहते हैं। इसने लिखा है, मैं जलते हुए नगर और ढहते हुए पूजा स्थलों के बीच ज्ञान की निष्पक्षता का एक नवदीप तैयार कर रहा हूँ। कई बार आपसे ऐसा प्रश्न जब पूछा जाता है ना तो एस्पायरेंट्स इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। कंफ्यूज क्यों? उनको लगता है कि वास्तव में इस प्रश्न का उत्तर मैं नहीं लिख पाऊंगा। तो इस प्रश्न का उत्तर आपको कैसे लिखना है तो ये हम बता देते हैं यहीं पे, ताकि आपको कोई आगे चल के प्रॉब्लम ना हो। इसने क्या कहा कि मैं जलते हुए नगर और ढहते हुए पूजा स्थलों के बीच ज्ञान की निष्पक्षता का एक नवदीप तैयार कर रहा हूँ। इसका क्या मतलब? इसका मतलब ये है कि वो नगर जहाँ पर हमले हो रहे थे, वो पूजा स्थल जिनको गिराया जा रहा था, उन दोनों के बीच, अर्थात मैं आया तो था भले महमूद गजनवी के साथ में, लेकिन मैं ना तो उसकी तारीफ कर रहा हूँ और ना ही मैं उसका यशोगान कर रहा हूँ, ना ही मैं उसकी आलोचना कर रहा हूँ। मैं उस समय के भारत के जो ज्ञान था, उसका जो निष्पक्ष स्वरूप था, उसको बताने का एक नवदीप तैयार कर रहा हूँ। क्लियर? अर्थात ये क्या कहना चाह रहा है? ये कहना चाह रहा है, इस पूरे स्टेटमेंट को जब आप देखें तो ये कह रहा है कि हम या मेरी जो पुस्तक है वो इतिहास के स्रोत के काफ़ी नज़दीक है। क्लियर? क्यों? क्योंकि हमने अपने इस पूरी घटना को पूर्वाग्रह रहित होकर लिखा है। क्लियर? अब आपको अगर ऐसा स्टेटमेंट मिल जाए और दे दे कि उपयुक्त इस फला स्टेटमेंट के संदर्भ में अलबरूनी की किताबुल हिंद का विवेचन कीजिए या मूल्यांकन कीजिए, तो भी आपको वही करना है। बस आपको क्या करना है, आप इसको एक्सप्लेन कर दो। एक्सप्लेन ऐसे ही कर दोगे कि अलबरूनी इसके माध्यम से ये कहना चाह रहा है कि उसने उस समय की राजनीतिक परिस्थितियों के पूर्वाग्रह में ना आकर निष्पक्ष होकर भारतीय ज्ञान, भारतीय समाज, भारतीय धर्म और भारतीय दर्शन का विवेचन किया है, जिसको इतिहास के स्रोत के रूप में प्रासंगिक माना जा सकता है। और फिर बता दो उसने कौन कौन सी बातें बताई, वो आप बातें बता दो और फिर उसकी आलोचना कर देना। समझ गए? आपका ये देखो दूसरा प्रश्न मैंने यहीं पे सॉल्व करा दिया। चलिए अब हम देखते हैं आगे कि वो समस्याओं से भी परिचित था। ऐसा नहीं है कि वो पूर्वाग्रह से रहित ही केवल था, बल्कि वो समस्याओं को भी जानता था। मतलब अपनी सीमा को जानता था कि भाषा की दिक्कत है, धर्म की दिक्कत है, प्रथाओं की दिक्कत है, भारतीय अभिमान की दिक्कत है। मतलब वो ये जानता था कि मैं पूरी तरह से ये नहीं कह सकता कि मुझे ये भाषा आती ही है। मैं पूरी तरह से ये नहीं कह सकता कि मैं जिस धर्म का आपको बता रहा हूँ उस धर्म में पूर्णतः सच्चाई है। मैं किसी प्रथा को पूरी तरह से नहीं बता सकता और साथ ही मैं ये नहीं कह सकता कि मैं जो बता रहा हूँ कि भारतीय मोती और गोबर में भेद नहीं कर पाते या भारतीयों के अंदर बाहरी किसी ज्ञान को सीखने की ललक नहीं है या उनके अंदर एक अभिमान है, तो इस बात को मैं स्पष्ट नहीं कर सकता। क्लियर? तो वो अपनी समस्या से भी परिचित था। फिर आप देखोगे उसने कहा है कि मैंने जो स्रोत अपनाए हैं वो तीन तरह के थे। एक तो मौखिक स्रोत था,
जो मैंने सुना वहाँ के लोगों से, चारण भाट से, ठीक है। दूसरा, मौलिक भारतीय ग्रंथ थे, वो भारतीय ग्रंथ जो प्रचलन में थे, जिनको लोग मान्यताएं देते थे। और साथ ही आंखों देखा, जो मैंने विजुलाइज होकर देखा। इन तीन के आधार पर हमने किताब उल हिंद की रचना की है। अब आपने इतना सब जब देख लिया, देखिए इसके बाद आपको ना किताब उल हिंद पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। कई बार स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि एनबीटी प्रकाशन की जो बुक है 160 से 170 रुपए की आती है अलबरूनी की, तो उसको पढ़ डालते हैं। लेकिन आपको क्या करना, जब मैंने उसको पढ़कर इतना क्रक्स आपको दे दिया, तो अब आपसे जितने टाइप के प्रश्न पूछेगा वो मैंने बता दिए कि हाँ, एक ढहते हुए पे पूछेगा, एक ऐसे पूछेगा, और एक इतिहास के स्रोत के रूप में पूछेगा। तो आपको पता चल गया, तो अब क्यों हम टाइम वेस्ट करें, कहीं और पुस्तक को पढ़ लें। क्लियर। अब मूल्यांकन जब हम करते हैं कि वास्तव में ठीक है साहब, इन्होंने उस समय के समाज की, दर्शन की, धर्म की, सबकी जानकारी दी, बट इनकी कुछ सीमा भी तो होगी। तो सीमा क्या है कि इन्होंने राजनीतिक दशा व दिशा पर कोई विमर्श नहीं किया। दशा और दिशा का क्या मतलब कि उस समय जो राजनीति थी वो कैसी थी, उस समय के राजवंश कैसे थे। हाँ, इन्होंने इतना ज़रूर बताया कि जब महमूद गजनवी ने हमला किया, उस समय जो उत्तर भारत था वो राजनीतिक विखंडन का शिकार था। इसीलिए जब आप प्री मेडवल इंडिया के जब प्रश्नों को लिखते हो, तो वहाँ पर आप देखते हो कि महमूद गजनवी का भारत पर आक्रमण राजनीतिक विखंडन की एक प्रेरणा थी, या आप कह सकते हो कि राजनीतिक शून्यता ने महमूद गजनवी को भारत में आक्रमण करने के लिए प्रेरित किया या अवश्यंभावी बना दिया। क्लियर। तो हम इस पे कभी डिस्कस करेंगे। हालांकि ऐसे एक प्रश्न पे हम डिस्कस कर चुके हैं आंसर राइटिंग की सीरीज पे, आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। क्लियर। तो साथ ही इसने दिशा पे भी विमर्श नहीं किया कि आगे आने वाले समय में उस समय की राजनीति का रुख क्या हो गया। साथ ही ये नहीं बताता है, यानी कि अपवित्रता को नहीं बताता, ये नहीं बोलता है कि वास्तव में उस समय जो व्यवस्था थी समाज की, उसमें पवित्र और अपवित्र लोग भी होते थे। जैसे आप देखोगे जब फाहियान को आप पढ़ते हो तो चांडाल का वर्णन करता है, उसी तरीके से ये अंत्यजों की बात नहीं करता। लेकिन पता हो कि इकोनॉमी में अंत्यजन काफ़ी ज़्यादा शामिल थे, यानी कि एक्टिविटीज़ में ये काफ़ी ज़्यादा पार्टिसिपेट करते थे, लेकिन इनकी कोई ये बात ही नहीं करता। ये बहु विवाह को ऐसे बताता है कि एक एक भारतीय राजा 300-300 पत्नियों से विवाह करता था। अर्थात इसे ये नहीं पता था कि जो राजा अपने हरम में स्त्रियों को रखते हैं, क्या उनसे विवाह करके रखा है या उन्हें दास बनाया है। आप कह सकते हो कि इसे दास का अभिज्ञान नहीं था। क्लियर। फिर है, ये बोलता है कि जो भारतीय हैं वो नए ज्ञान के पिपासु नहीं है। पिपासु का मतलब प्यासे। अर्थात ये कहना चाहता है कि भारतीयों के अंदर इनोवेशन की कैपेसिटी नहीं है, या इनोवेशन का इंटरप्रेन्योरशिप नहीं है। ये नहीं चाहते कि हम कुछ नया सीखें, ये अपने उसी कूप मंडुता में शिकार रहते हैं। ये अरब के उस ज्ञान से प्रकाशित नहीं है। अब आप में से कई सारे लोगों को लग रहा होगा आखिरकार अलबरूनी ने ऐसा कहा क्यों। जब हम पढ़ते हैं ना प्री मेडवल इंडिया, तो उस समय अरब ज्ञान के मामले में काफ़ी डेवलप हो रहा होता है, और उसी समय इंडिया का जो ज्ञान है उसकी अपेक्षा कम हो रहा होता है। इसीलिए कहा जाता है कि 200 वर्षों की जिस अवधि में अरब अपने आप को ज्ञान का नवदीपक बना रहा था, जिसने वर्ल्ड को उस समय प्रज्वलित किया, उसी समय भारत ज्ञान की मूढ़ता में अंधमय कह सकते हो अंधमय काल का शिकार हो रहा था। हम पढ़ेंगे जब एंसेंट इंडिया देखेंगे कि वास्तव में उस समय अरबों का नॉलेज इतना क्यों टॉप पे जा रहा था और भारतीय क्यों पिछड़ रहे थे। क्लियर। तो उसी चीज़ को इसने बेस बना के बात कही, लेकिन ये पूर्णतः सत्य नहीं था, क्योंकि उस समय भारतीयों के पास काफ़ी अच्छा ज्ञान था। ये प्राचीन काल के वारामिहिर की तो प्रशंसा करता है, प्राचीन भारतीय धर्म ग्रंथों की प्रशंसा करता है, प्राचीन काल की राजनीति की प्रशंसा करता है और ज्ञान की प्रशंसा करता है। लेकिन ये भी कहता है कि अब भारतीयों के अंदर सीखने की कोई क्षमता नहीं है, तो इसलिए आज का जो भारतीय है वो मोती और गोबर के मध्य फर्क नहीं कर पाता। अर्थात उसे इतना भी ज्ञान नहीं है कि नीति क्या है और नियम क्या है। ये हर तरह बारहमिहिर की बात करता है, लेकिन शंकराचार्य की बात नहीं करता, जो कि उस समय काफ़ी पॉपुलर थे। अर्थात ये धर्म में इतना ज़्यादा संलिप्त नहीं था। साथ ही आर्थिक क्षेत्र की ज़्यादा जानकारी नहीं देता, खुद कहता है कि मुझे आर्थिक क्षेत्र का इतना नॉलेज नहीं है। आप देखोगे कहता है कि धात्विक ज्ञान भारतीयों में कम था, ये हम मान सकते हैं
कि उस समय व्यावसायिक स्तर पर इतना धात्विक वस्तुओं का प्रचलन नहीं था, किंतु मूर्ति कला जब आप देखोगे तो टॉप पे थी, खासतौर पर चोलास टाइम पीरियड की। तो इस चीज़ को हम देख सकते हैं। साथ ही ये बोलता है भारतीयों का दुनिया से कम संपर्क होगा। इसके पीछे कारण ये भी हो सकता है जो ये लाइन इसने कही, क्योंकि ये उत्तर भारत तक के लेखन तक सीमित था, इसने दक्षिण भारत नहीं देखा था। अगर ये दक्षिण भारत देखता तो उस समय का भक्तराव, भड़ौच, अरिकामेडु, काफ़ी सारे ऐसे पोर्ट्स थे जो दुनिया से ट्रेड कर रहे थे। क्लियर? तो इसने वो चीज़ देखी नहीं, तो इसको लगा कि भारत का दुनिया से तो संपर्क ही नहीं था। और जबकि इसको ये पता होना चाहिए अगर दुनिया से संपर्क नहीं था तो भाई साहब आप महमूद गजनवी के साथ भारत कैसे आ गए। क्लियर? राजपूतों का वर्णन नहीं करता है, जबकि आप देखोगे कि जाटों का वर्णन करेगा, लेकिन इसी के टाइम पीरियड के जो राजपूत हैं आगे चलकर बाबरनामा में आप देखोगे वो अलबरूनी के टाइम पीरियड के राजपूतों का जिक्र कर देते हैं। क्लियर? पूर्वी भारत की जानकारी नहीं देता, केवल उत्तर भारत तक सीमित रहता है। ये नहीं बताता कि पूर्वी भारत में, बंगाल के रीजन में, असम में, वहाँ पे अहोम राज्य में कैसी सिचुएशन है। ये सारी इसकी सीमाएं थी। फिर आप बता सकते हो कि फिर भी ये अमूल्य स्रोत हैं सहायक के तौर पर, आरंभिक मध्यकाल की जानकारी में ये सहायक हो सकता है। क्लियर? तो इस तरीके से न केवल आपने इस प्रश्न के इनकोडिंग वर्जन को देखा, बल्कि इस प्रश्न को लिखना कैसे चाहिए ये देखा। साथ ही इतिहास के संबंध में आगे आने वाले जितने भी टॉपिक हैं या जितनी भी पुस्तकीय अध्ययन हैं, उनको कैसे हमें स्रोत के रूप में मूल्यांकित करना है, किन बिंदुओं का ख्याल रखना है, उसको भी हमने अध्ययन किया। क्लियर? उम्मीद है आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा, इसका उत्तर अच्छा लगा होगा। मिलते हैं एक नए प्रश्न के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए और स्वस्थ रहिए।